सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पेपर 3 जो कि हमारा मैकेनिक्स का होगा, हमारे बीएससी मैथ्स के सेकेंड ईयर का। तो मैकेनिक्स में आपको जो है दो कह सकते हैं चीज़ें पढ़नी होंगी ऊपर ऊपर से। क्या? एक होगा स्टैटिक्स और दूसरा होगा आपका डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स आपका इसमें रहेगा और स्टैटिक्स में आपकी कुल 3 टॉपिक रहेंगे, जबकि डायनेमिक्स में जो है आपकी 4 यूनिट रहेंगी। टॉपिक और यूनिट में डिफरेंस होता है, तो स्टैटिक्स में आपके 3 केवल टॉपिक रहेंगे और पहली यूनिट जो आपकी रहेगी वो स्टैटिक्स की रहेगी। बाकी की जो आपकी, जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं, सिलेबस अगर हम देखें तो डायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो डायनेमिक्स में आपकी टोटल काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स है, फिर रेक्टिलिनियर मोशन है, फिर कंस्ट्रेंट मोशन है और 5वीं यूनिट आपकी सेंट्रल ऑर्बिट की है। तो हमारा कर्टेड सिलेबस आ रहा है तो उसमें सेंट्रल ऑर्बिट नहीं रहेगा, 5th यूनिट आपकी नहीं रहेगी। बाकी यानी कि आपका स्टैटिक्स आपका पूरा आएगा। और जहां तक बात आती है डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स की टोटल आपकी 4 यूनिट है, लेकिन आपकी इस साल के सिलेबस में केवल और केवल 2 यूनिट आएंगी। यानी कि 2022 से 23 का जो सत्र है, 22 से 23 का जो सत्र है उसमें आपके केवल 4 यूनिट आएंगे। पहली यूनिट आपकी किसकी रहेगी? स्टैटिक्स की, और बाकी की 3 यूनिट जो आपकी रहेंगी वो आपकी डायनेमिक्स से आएंगी। तो सिलेबस हमने आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिए हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि वो पूरा सिलेबस है, कर्टेड सिलेबस नहीं है, वो पूरा सिलेबस है। लेकिन मैं आपको कर्टेड सिलेबस बता दे रहा हूँ कि 5th यूनिट मैथ्स के पेपर में नहीं आ रही है, किसी भी पेपर की अगर हम बात करें तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर 3 जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। और इसमें हमारा सबसे पहला जो कह सकते हैं आप चैप्टर है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स एंड चेन्स। तो स्ट्रिंग्स एंड चेन्स, ये हमारे चैप्टर का नाम होगा। और हम इसमें अपनी पहली हेडिंग जो डालेंगे वो आपको क्या डालनी है? कैटेनरी। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? कैटेनरी को समझना होगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि आप बचपन से अभी तक स्ट्रिंग और चेन से तो वाकिफ होंगे। स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी तार या डोरा, और चेन मतलब कि चेन से तो आप सभी वाकिफ हैं कि चेन क्या होती है। पर यहां पे बात आती है कि कैटेनरी किसे कहते हैं। तो जब कैटेनरी की डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। When a string or a chain when a string or a chain, जब कोई एक स्ट्रिंग और चेन is suspended यहाँ पे आप सस्पेंडेड की बजाय हैंग्स लिख लीजिए। सस्पेंडेड तो ये हो जाएगा कि आप उसको पकड़ के लटका रहे हो। तो व्हेन ए स्ट्रिंग और ए चेन हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 एंड्स लिख लीजिए, हैंग्स बिटवीन इट्स ends, hangs between its ends। और जहां पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे hang between its ends and, या फिर आप hang between any 2 points लिख लीजिए, hang between 2 points and points, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे points should not
lies on the same vertical plane, और जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो कहां पे, हमारे सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं लाई करनी चाहिए। यानी कि अगर हम लटका रहे हैं, देखिए अगर आप चेन लटका रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से लटकेगी ना, दो पॉइंट से पकड़ के अगर आप चेन को लटकाएंगे या स्ट्रिंग को लटकाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हैंग करेगी। बट हमारी ये जो दो पॉइंट है ये ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं और चेन हमारी ऐसे भी लटक सकती है, ये दो पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। बट ये हमारे पॉइंट्स कभी भी वर्टिकल, सेम वर्टिकल लाइन में नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे पकड़ के हम कोई चेन नहीं लटकाएंगे। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द सेम वर्टिकल प्लेन when a string or a chain hangs between two points, and point should not lie on the same vertical plane between two points and under the force of when a string or a chain hangs between the two points under the action of gravity, then the curve of the chain is called catenary. इसको आराम से पढ़िए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अगर हम चेन लें और कोई भी ऐसे उस चेन पे इसको इस तरह से अगर हम लटकाएं जहां पे ये जो दो पॉइंट्स हैं ये वर्टिकल लाइन में ना हो के बाकी कहीं भी हो, ऐसे एक से हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी लाई कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो हमारी ये जो हमारा क्या रहेगा, ये जो हमारा शेप रहेगा या कह सकते हैं जो चेन का कर्व है इसको हम क्या कहेंगे, कैटेनरी कहेंगे। इतनी बात समझ में आई, इसको हम कैटेनरी कहेंगे। अब कॉमन कैटेनरी किसे कहेंगे, तो यहां पे आ जाता है कि इफ द वेट ऑफ द चेन पर यूनिट लेंथ is constant, if the weight per unit length of the chain, हमारी जो चेन है उसका जो वेट है हर यूनिट लेंथ के लिए अगर कांस्टेंट, अगर समान है, then the curve of that chain is known as common catenary. इस तरह के कर्व को हम क्या कहेंगे, इस तरह के कर्व को हम क्या कहेंगे, कॉमन कैटेनरी कहेंगे। या फिर यहां पे भी लिख सकते हैं देन सच कैटेनरी इज नोन एज कॉमन कैटेनरी। तो ये हमारा हो गया कि कैटेनरी क्या होती है। और अब चलते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू समझने कि कैटेनरी क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको जानने जरूरी हैं उसको समझते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारी कोई एक चेन है जिसको इन दोनों पॉइंट के बीच हमने जो है हैंग किया है। ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है B। अब इस कैटेनरी का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसको हम डिनोट करते हैं C डैश से। किससे डिनोट करते हैं, C डैश से डिनोट करते हैं। और इस कैटेनरी पे तो ये हमारी नॉर्मल तौर पे हमें इसको क्या कहते हैं, कैटेनरी कहते हैं। तो इसके जो टर्म्स हैं
वो हम अपना जो अगला अभी जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी उसमें आपको वो हेडिंग भी समझा देंगे, मतलब जो टॉपिक है वो भी समझाएंगे, और उसके साथ ही हम जो है टर्म्स भी समझा देते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे या फिर अगली हेडिंग की तरफ। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और अब हमारी अगली हेडिंग आ रही है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, यानी हमारी कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन। हमारी कैटेनरी की क्या इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक कैटेनरी लिए, एक हम यहाँ पे एक कैटेनरी लेते हैं, और ये कैटेनरी लेने के बाद इसको हम कहते हैं पॉइंट बी और इसको हम कहते हैं पॉइंट ए। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम सी डैश कहते हैं। और हम इस कैटेनरी पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। अब इस पॉइंट देखिए, हम कोई भी पॉइंट ले सकते थे ना अपनी कैटेनरी पे, इसीलिए हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है पी। तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट के लिए कोई एक निकाल लेते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं, इसका मतलब कि वो चेन के किसी भी पॉइंट के लिए वो रिजल्ट हमारा होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हमने लिया और इस पे हम यहाँ पे जो हमारी टेंशन लग रही है, क्योंकि देखिए कैटेनरी का ये जो शेप बना है ये हमारी ग्रेविटी के पुल की वजह से बना है, इसका जो वेट होगा उसकी वजह से बना है। तो इस पॉइंट पे हमारा कुछ टेंशन लग रहा होगा इस स्प्रिंग पे या इस चेन पे, तो वो हमारा इस डायरेक्शन में लगता है, हम सब जानते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, और ऐसे आएगा वो हमारा इस तरह से उसका टेंजेंट तौर पे उसका टेंशन लग रहा होगा, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये जो है हमारा टेंशन काम कर रहा है। अब हम अगर बात करें इस टेंशन को हम क्या कह दे रहे हैं, टी कह दे रहे हैं। ये हमारी टेंशन टी हो गई। अगर हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और ये जो हमारा मतलब कि इस पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है ये हमारी हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कितना एंगल बना रही है, फाई एंगल बना रही है। अगर फाई एंगल बना रही है और पी पॉइंट पे ये जो हमारी टेंजेंट है ये अगर हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम ये लाइन खींचे हॉरिजॉन्टल, तो ये लाइन भी हमारा यहाँ से फाई एंगल बनाएगी, और ये पॉइंट कितना है, पी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये जो पॉइंट पी है, यहां से यहां तक की लेंथ को हम एस कह देते हैं, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखें तो टी हमारा टेंशन लग रहा है, बट अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो ये हमारा कितना टेंशन लगेगा, टी कॉस फाई लगेगा। और अगर हम इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो कितना लगेगा, ये हमारा लगेगा टी साइन फाई लगेगा। यहां पे हमारा टी साइन फाई लगा और यहां पे हमारा टी कॉस फाई लगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे टेंजेंट हमारी कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट, और इस पॉइंट पे टेंजेंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, टी नॉट से मान लेते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है। तो यहां पे जो टेंजेंट है उसको हम टी नॉट से डिनोट कर दिए। अब इस एस चेन का कुछ ये एस वाली लेंथ का, इतनी लेंथ का कुछ वेट होगा, और ये वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा।
अब ये वेट अगर डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा तो कुछ इस तरह एक्ट करेगा। अब हमारी ये क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी लिख लीजिए यहाँ पे, ये हमारी कैटेनरी नहीं कॉमन कैटेनरी है। कॉमन कैटेनरी, तो अगर ये हमारी कॉमन कैटेनरी है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी हर लेंथ की जो हमारी चेन है उसका वेट कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर एक यूनिट लेंथ का वेट हम W मानते हैं तो हमारी S लेंथ के चेन का वेट कितना होगा, S इंटू डब्ल्यू। तो ये जो हमारा नेट वेट यानी कि नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल फील कर रही होगी इस S लेंथ की चेन, ये कितना वेट पुल मतलब कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी या कितना ग्रेविटेशनल पुल होगा इस पे, तो वो होगा हमारा WS। इतना आपको समझ में आया? तो यही चीज आपको बस यहां पे लिख लेनी है कि let W be the weight of the catenary, कैटेनरी का वेट कितना माना है हमने, W माना है, तो let W be the weight of the catenary, and if W be the weight of the catenary, weight of the catenary per unit length, then weight of S length या फिर S arc, वो कितना होगा, वेट ऑफ द S arc विल बी इक्वल टू W इंटू S। S हमारी क्या है, इस आर्क की लेंथ है, तो वेट ऑफ S arc इज इक्वल टू W इंटू S। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा P है इसको हम किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, देखिए हमारे P पॉइंट को हम आपको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे, तो वहां पे पोलर कोऑर्डिनेट जब हमने पढ़ाया था आपको, तो आपको याद हो कि कोई भी पॉइंट को हम किस तरह से डिनोट करते थे, पोल से वहां तक के डिस्टेंस प्लस जो इनिशियल लाइन थी उसके एंगल के फॉर्म में, इनिशियल लाइन थीटा के फॉर्म में, मतलब एंगल के फॉर्म में। तो ये पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर कॉमा थीटा से। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, और बट अब की बार कोई इनिशियल लाइन या कोई पोल नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम इस आर्क लेंथ एस से और इस पॉइंट पे जहां तक की आर्क लेंथ ली गई है उस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्ट एंगल फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल फाई है, तो उससे डिनोट करते हैं। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि लेट पी एस कॉमा फाई बी एनी पॉइंट ऑन द चेन। हम मान लेंगे कि हमारा पी एस कॉमा फाई क्या है, कोई भी एक पॉइंट है हमारे चेन पे, बी एनी पॉइंट ऑन द चेन। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमको एक्चुअल में क्या करना है, इस P पॉइंट के लिए या S और हमें फाई में एक रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहां अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या आएगा, नीचे का जो फोर्स है वो हमारे ऊपर के फोर्स के बराबर होगा, और जो हमारा इस साइड का फोर्स है वो हमारे इस साइड के फोर्स के बराबर होगा, और ये चेन इक्विलिब्रियम पे इसी तरह से इसी शेप में मेंटेन रहेगी। इसका मतलब ये जो एस सेक्शन है या एस जो हमारी लेंथ है, ये लेंथ हमारी इसी तरह से बनी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, और इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो हमारे इक्वल मतलब फोर्स लगेंगे और एक दूसरे को होल्ड करके रखे रहेंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा एट इक्विलिब्रियम T sin phi is equal to WS and T naught is equal to T cos phi।
ये दो चीज आपकी आई, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, या आप इसको इस तरह से लिखिए, टी नॉट। आप डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल, साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। तो आगे क्या मिलेगा हमको, डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू टी नॉट टेन फाई। अब टी नॉट को आप किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे जिस तरह से आप यहाँ पे इस टेंशन को या फिर यहाँ से जो नीचे खींचने वाला वेट है उसको आप डब्ल्यू एस के फॉर्म में लिख रहे थे, तो यहीं पे आप एक नया पैरामीटर लेते हैं जिसको कहते हैं हम सी, और हमारा जो टी नॉट है क्योंकि ये हमारे लोएस्ट पॉइंट पे लग रहा है, तो इस टी नॉट को हम किस तरह से लिखते हैं, लेट सी बी ए पैरामीटर then T नॉट इज इक्वल्स टू W टाइम्स C। C जहां पे हमारा कोई पैरामीटर होगा, तो T नॉट की वैल्यू की जगह अगर हम ये रखते हैं तो WS इज इक्वल्स टू WC tan फाई, W से W कैंसिल आउट होगा और ये हमको क्या दे देगा, S इज इक्वल टू C tan फाई, जहां पे C हमारा क्या है, वेयर C इज अ पैरामीटर, और ये जो S इज इक्वल्स टू C tan फाई है, यही हमारा क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन है कैटेनरी का। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपकी डेरिवेशन हो गई इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी की। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी क्या होती है, और मेन बात आपको कैटेनरी समझ में आई होगी। देखिए हमने क्या किया, कैटेनरी सिंपल सी एक चेन है जिसको हम ग्रेविटी की जो है कह सकते हैं, हम ग्रेविटी के एक्शन में वो हमारी हैंग कर रही होती है, और इस तरह से वो हमारा शेप बनाएगी, हम सब जानते हैं। और इसी शेप को हम क्या कहते हैं, कैटेन, मतलब इसी शेप को अगर कोई चेन बना ले तो उस चेन को हम क्या कहते हैं, कैटेनरी। और फिर चेन या स्ट्रिंग जो भी हो, और अगर हमारा ये जो चेन है इसका जो वेट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर कह सकते हैं कि वेट पर यूनिट लेंथ उस चेन का कांस्टेंट है, तो उस तरह की चेन को हम क्या कहेंगे, कॉमन कैटेनरी कहेंगे। और हमारे सिलेबस में हमको कॉमन कैटेनरी ही पढ़ना है, तो हम जब कॉमन कैटेनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर ये हमारी कॉमन कैटेनरी है और ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है P, तो यहाँ इस पॉइंट की हमें जो है क्या करनी है, हमें इस पॉइंट के बारे में पता करना था। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा लेंथ हो गया S। अब देखिए जैसे जैसे S वेरी करेगा ना, जैसे जैसे S वेरी करेगा, हमको यहाँ साफ दिख रहा है कि हमारा जो एंगल होगा वो भी वेरी करेगा, या और एंगल किस चीज का, ये टेंजेंट का है उस पॉइंट पे, तो हमारा S वेरी करता जाएगा, एंगल वेरी करता जाएगा, जहां पे C हमारा कोई एक पैरामीटर होगा, और उस पैरामीटर के मतलब पैमाने पे ये जो है चेंज होएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक पॉइंट लिया था जिसपे टेंजेंट थी, ये हमारा फाई एंगल बना रहा था, ये इस एस चेन की लेंथ थी, और नीचे इसका वेट काम कर रहा था, और यहाँ पे जो टेंशन टी काम कर रही है उसका हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफाइन किए इस एंगल की मदद से, और उसके बाद डिफाइन करने के बाद हमने इस चेन की इक्विलिब्रियम स्टेट देखी, और इक्विलिब्रियम स्टेट से हमको ये इक्वेशन निकल के आई जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। बट जैसे कि हम सब ने पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि हमें जो है ज्यादातर काम किसी भी क्वेश्चन या किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए जनरल इक्वेशन का पड़ता है, तो ये तो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गई। बट इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कैटेनरी या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी के बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा।
देखिए अगर हम कहें जनरल इक्वेशन या फिर आप कहें कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन कहना ज्यादा सही होगा, बिकॉज वहां पे हम इसको x और y कोऑर्डिनेट की टर्म में, ये जो हमारा s और y कोऑर्डिनेट की टर्म में है, ये देखिए s और y के कोऑर्डिनेट की टर्म में हमारा p डिफाइंड है, लेकिन हम इसको किससे, x और y के कोऑर्डिनेट के टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इसलिए हम उसको कार्टेशियन इक्वेशन कहें तो ज्यादा बेटर होगा कैटेनरी की। और कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड आउट या फिर निकालने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानना जरूरी है। टर्म्स क्या, कुछ फॉर्मूले जानना जरूरी है, या फिर एक बार रिवीजन उन फॉर्मूलों का करना जरूरी है, बिकॉज उसका यूज आएगा हमारे डेरिवेशन में कार्टेशियन इक्वेशन की। तो आइए चलिए रिमार्क करके लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हमारे पास इस तरह की कोई कैटेनरी है और इस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट खींची, ठीक, ये टेंजेंट हमारी इस पॉइंट पे गई है T, और हॉरिजॉन्टल से ये फाई एंगल बना रही है, ये हमारा T cos फाई है और ये हमारा T sin फाई है। ये पॉइंट P है S फाई पे, ये इस पॉइंट से यहां तक की लेंथ हमारी कितनी है, S है। इस पॉइंट पे T नॉट टेंशन लग रही है, इस पॉइंट को C डैश, इसको B और इसको हम A कहते हैं। ये हमारी कैटेनरी है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला रिमार्क, अगर आप यहां पे इस पॉइंट पे एक छोटा ट्रायंगल लें और इस छोटे ट्रायंगल को अगर हम जूम करके देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप आएगा कि नहीं। है ना। और इस ट्रायंगल में ये जो आपकी छोटी सी ये वाली हाइपोटेनियस है, ये क्या है, इस आर्क लेंथ का एक छोटा पार्ट है, तो ये हम क्या कहेंगे, ds है। और अगर हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसको हम सेंटर कह देते हैं, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, x है, और ये जो इसकी हाइट है ये कितनी है, y है। तो हमारा ये जो डिस्टेंस हुआ, यानी इस ट्रायंगल का ये जो छोटा सा, कह सकते हो आप, बेस का डिस्टेंस हुआ, वो कितना हुआ, dx। बहुत छोटी लेंथ है इन x में, मतलब x की डायरेक्शन में, और ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ ये क्या हुआ, dy। बहुत छोटी लेंथ है y की डायरेक्शन में इसकी हाइट। तो हमारा यहां से ds dy और dx का हमारा निकल आया है, ds dy और dx का। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं कि ds का स्क्वायर इज इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, और अगर हम dx के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो ds अपॉन dx का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके ये चीज, इसलिए मैंने लिखवाई यहाँ पे। अब इसके बाद देखने की बात क्या आती है कि हमारा जैसे अगर हम साइन फाई की बात करें तो साइन फाई हमारा, ये देखिए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हमारा किससे बन रहा है, ये टेंजेंट से, क्योंकि हमने बहुत छोटा ट्रायंगल लिया टेंजेंट से बनने वाला। और अगर ये ट्रायंगल हमारी टेंजेंट से बन रहा है, इसका मतलब कि ये जो एंगल फाई है यही हमारा एंगल यहाँ का होगा, क्या, फाई एंगल होगा। और अगर ये हमारा एंगल फाई है तो हमारा साइन फाई क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ds अपॉन dy। इसी तरह से cos फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो dy अपॉन ds बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी dx अपॉन ds। और tan फाई की बात करें जब हम, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो dy बाई dx एज यूजुअल। स्लोप निकालने का फॉर्मूला dy बाई dx होता है, हम सबको पता है। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं कॉसेक
फाई कितना होगा डी एस बाई डी वाई, और सेक फाई कितना होगा डी एस बाई डी एक्स, और कॉट फाई कितना होगा डी वाई बाई डी एस होगा, सॉरी डी एक्स बाई डी वाई। तो ये हमने जो है निकाल दिया, हमें वैसे यूज केवल इसका पड़ेगा। तो रिमार्क में आप ये सब लिख लीजिए, जरूरी है आगे जाके यूज होगा। तो मे भी अगर आप भूल जाएं तो मैं यहाँ से याद दिला सकूं कि ds अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तब आपको ये सब तीन तड़ाम वहां पे वापस से रिकॉल करके बना के याद करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप इसको कहीं लिख लीजिए। तो चलिए, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। और एक बात, जब भी हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन की, यानी कि शुरुआती कंडीशन, तो हम हमेशा सी डैश वाले पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। और इस पॉइंट की कुछ खासियत होती है कि कुछ चीजें इसकी हमको पहले से पता होती हैं। जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, अगर इस पॉइंट की बात करें तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा y है अगर, तो हमारा जो c होता है, c यानी कि ये डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं c, तो हमारा जो c डिस्टेंस होता है वो y के बराबर आ जाएगा। x जो होता है ये डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए, तो हमारा x डिस्टेंस कितना था, इतना था, तभी ना देखिए यहाँ पे जाके आया। लेकिन इस पॉइंट के लिए x डिस्टेंस क्या है, 0 आता है। और ये जो एंगल फाई बना है यहाँ से, इस टेंजेंट का एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फाई है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो तो ऐसे आएगी, और हॉरिजॉन्टल से उस टेंजेंट का एंगल कितना होगा, 0 होगा, यानी कि फाई 0 होगा। फाई 0 होगा, इसका मतलब टेन फाई भी 0 होगा, और यानी कि डी वाई बाई डी एक्स भी 0 होगा। तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पे पता होती हैं। जो हमारा टेंशन लग रही होती है वो कितनी लग रही होती है, टेंशन हमारी टी नॉट लग रही होती है इस पॉइंट पे। ये सब कहाँ के है, एट पॉइंट सी डैश की खासियत होती है ये, एट पॉइंट सी डैश की। और जब हमें इनिशियल कंडीशन लेनी होगी तो हम उस पॉइंट कौन सा पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट सी डैश यानी लोवेस्ट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी का हम लोवेस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं। सो नोट कर लीजिए इसको आराम से। चलिए, तो अब हम चलते हैं, हमारे एक और छोटा सा रिमार्क हमको लिखवाना है। कुछ फॉर्मूले हैं आपको पता होना चाहिए, वो भी यहाँ पे जैसे कि आपने साइन इनवर्स पढ़ा था, वैसे ही एक नया फंक्शन आता है। साइन इनवर्स और साइन कॉस टैन ये सब क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक और नया फंक्शन आता है, मे भी आप में से कुछ ने पढ़ा हो, उसको हम कहते हैं साइन हाइपरबोलिक। क्या कहते हैं, साइन हाइपरबोलिक। और वो कुछ नहीं, बस साइन की तरह ही डिनोट किया जाता है, बस h आगे जुड़ जाता है। तो हम जैसे कहते हैं कि उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, साइन हाइपरबोलिक h, इस तरह से। अब वो साइन हाइपरबोलिक थीटा भी हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा भी हो सकता है। यानी साइन की वजह साइन हाइपरबोलिक के लिए हम साइन के आगे बस h लगा देते हैं, फिर एंगल लिखते हैं अपना। तो आइए चलिए यहां से समझते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स, इसको हम, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किस तरह से आता है, ये हमारे इस तरह से भी आ सकता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट के, तो इस तरह से भी आता है। और इसी का इंटीग्रेशन हमारा किस तरह से आता है, हम सब ने पढ़ा था, log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के, इस तरह में आता है। तो ये दोनों चीज फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, यूज आपकी इसका होगा। और एक और बात, e टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं,
हाइपरबोलिक के फॉर्म में, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के फॉर्म में। तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, साइन हाइपरबोलिक नहीं है। साइन हाइपरबोलिक आपका सिंपल साइन एच, और अगर एंगल आपका थीटा है तो थीटा, नहीं तो एक्स है तो एक्स। इस तरह से साइन हाइपरबोलिक ऐसे होता है। तो ई एक्स को हम किस तरह से लिखते हैं, ई टू द पावर एक्स को कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की तरह से लिखते हैं, और ई टू द पावर माइनस एक्स को हम लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स की तरह। तो हम यहां से साफ साफ इन दोनों इक्वेशन से क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारे कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है वो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के बराबर है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के बराबर है। ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे तो आपको cos hx की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको sin hx यानी sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको cos हाइपरबोलिक x और sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू मिल गई। अब अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है cos हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x dx, तो ये हमारा क्या आएगा, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा, e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर x आ जाएगा, यानी कि ये कितना आएगा, e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x अपॉन में 2, और ये हमारे किस प्लस k हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे साइन हाइपरबोलिक x प्लस k के। तो हमारा cos हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक x आता है। अब अगर हम साइन हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन देखें तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन में 2 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा और प्लस k आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा cos हाइपरबोलिक x प्लस k के बराबर आ जाता है। तो बस इतने ही फॉर्मूले थे जो आपको थोड़े बहुत बस देख के चलने हैं, इतना ही हम बता दिए हैं, इससे ज्यादा आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी अभी कार्टेशियन इक्वेशन के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए आराम से, पॉज करके आराम से इसको नोट करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हमारी जो हेडिंग रहेगी अब क्या रहेगी, वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। हमारे कॉमन कैटेगरी की कार्टेशियन इक्वेशन। फिर से हम अपनी कैटेगरी बनाते हैं। तो जिस तरह से हमारी कैटेगरी है, इसको हम पॉइंट ए, इसको हम पॉइंट बी कह देते हैं, और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसको हम सी डैश से डिनोट करते हैं। अब देखिए हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन तो थी अपनी कॉमन कैटेगरी की, सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इंट्रिंसिक इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। कॉमन कैटेगरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, S इज इक्वल्स टू C tan फाई, और हमारा tan फाई किसके बराबर है, अभी हमने देखिए आपको जस्ट लिखवाया है कि tan फाई इज इक्वल टू dy by dx
है ना। हम इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा पॉइंट है, टेंशन टी है, हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है, ये हमारे पॉइंट पे ये एंगल फाई है, ये हमारा टी कॉस फाई बना, और जो ये है ये हमारा टी साइन फाई बना, ये टी नॉट है, और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम एस कहेंगे, एस लेंथ है ये। और भी जो चीज जरूरत पड़ेगी अभी हम वहाँ पे डिनोट करके चलेंगे उसी के साथ। तो चलिए, हमारे पास हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। अब इस इंट्रिंसिक इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, तो ये हमारी किस तरह से आ जाएगी, एस इज इक्वल टू सी tan फाई की जगह पे tan फाई हमारा क्या दे देगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी में हम क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का रिलेशन निकालते हैं, ठीक। और यहाँ के लिए हमारा इस पॉइंट के लिए, अगर ये पॉइंट P है, इसका x, y कोऑर्डिनेट होगा कुछ, और अगर हमारा ये है तो यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट होगा कुछ, इसको हम क्या कहेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट, और ये जो हमारी हाइट होगी इसकी, ये हमारी होगी कुछ, और इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा होगा y कोऑर्डिनेट। तो इस x और y कोऑर्डिनेट में हमको रिलेशन निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब P के लिए। और अगर ये हम, क्योंकि P पॉइंट तो हम आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे, और अगर हम इस P पॉइंट के लिए निकाल ले रहे हैं तो हम इस चेन पे कोई भी पॉइंट ले, उसके लिए जो x और y का रिजल्ट आएगा वो हमारा वैसे ही होल्ड करेगा जैसे कि हमारे पॉइंट P के लिए होल्ड कर रहा है, क्योंकि P एक क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो इस तरह से हम पूरी चेन के लिए अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट से कहने का मेरा मतलब क्या है कि एक इक्वेशन बना सकते हैं x और y में रिलेशन की। तो चलिए, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम इससे पहले s की वैल्यू हम जानते थे, s की वैल्यू कितनी आई थी। सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलता है, इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट किए तो s हमारा कितना आ जाएगा, ds अपॉन dx इज इक्वल टू c d2y अपॉन dx स्क्वायर। c क्योंकि हमारा एक पैरामीटर है तो वो एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने पहले जानना है, पता है हमको, फॉर्मूला हमने लिखा था कि जो हमारा ds अपॉन dx है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये था, है ना। आप अपने बस नोट्स पलट के देखिए, अभी इससे पहले ही मैं लिखवाया था फॉर्मूले, रिमार्क सबसे पहले रिमार्क मैंने यही इसी पे करवाया था। तो हम यहाँ पे ds बाई dx की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, और ये जो होगा वो हमारा बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब अगर हमको ये मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे,
ये हमारी एक्चुअल में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या है, 2 है। और अगर इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों 2 है तो हमें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम चेंज करते हैं 1 डिग्री के, या और 1 ऑर्डर, मतलब डिग्री तो डिग्री इसकी हमारी 1 नहीं होती, इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा कि वी अज्यूम दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड। तो यहां पे अगर हम dy बाई डी एक्स को z अज्यूम कर लें तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स। हमको ये मिला है ना। और इसको हम आगे फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं, ये आप ध्यान से देखें तो हमारा एक सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ गया है, डी जेड बस इधर ले जाना है। ये देखिए हमारा आगे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू डी एक्स। ये हमारा आ सकता है इस तरह से, यहां से ये देखिए ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चले आगे फिर। तो यहां तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसका अगला स्टेप हमारा कैसा रहेगा, यहां से हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, हमको क्या मिलता है, सी डी जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, सी बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो अभी हमने इससे पहले जस्ट बताया था इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के फॉर्म में भी बताया था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस के कोई कांस्टेंट आएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब यहां से हमारा क्या आएगा, उधर डिवाइड कर, देखिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम इनिशियल की कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन लगाएं क्यों, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल कंडीशन हम हमेशा सी डैश पे लगाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग इनिशियल कंडीशन at c dash we get as z हमारा क्या था, dy बाई dx था, और dy बाई dx हमारा क्या होता है, tan फाई होता है, और इनिशियल कंडीशन पे फाई हमारा क्या होता है, 0। सो एज फाई इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज tan फाई इज इक्वल टू dy by dx which is equal to z will be equal to 0। so ये हमारा क्या हो गया, z will be equal to 0 and हम जानते हैं x to 0 आएगा ही, x will be equal to 0। so equation number 3, equation 3 will be like, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं अब। so equation 3
इक्वेशन 3 हमारी किस तरह से हो जाएगी? इक्वेशन 3 विल बी लाइक c into 0 which is equal to 0 plus k. So this implies k will be equal to 0. So k की वैल्यू 0 आ गई, तो इक्वेशन 3 हमारी क्या हो जाएगी अब? c sin हाइपरबोलिक इनवर्स z is equals to x. So यहां से z कितना आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक x बाई सी. ये हमारे z की वैल्यू आ गई. z की वैल्यू को हमने माना क्या था? dy बाई dx माना था. तो ये हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी. ये अगेन क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं? dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू डी एक्स. इस तरह से लिख लिए. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और पहले तो इसको कोई एक इक्वेशन दे देते हैं. इक्वेशन नंबर 4 इतना नोट कर लीजिए. तो चलिए, so on integrating इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos हाइपरबोलिक. तो हमें यहां से मिलेगा cos हाइपरबोलिक x बाई सी. अब सिंपल x होता तो हम कर देते, बट यहाँ पे क्या है? x बाई सी है, एक कांस्टेंट हमारे साथ, या फिर कह सकते हो आप एक पैरामीटर हमारे साथ आया है. अब अगर पैरामीटर आया है तो हमको क्या करना होता है? इसी को डिवाइड करना होता है इस x बाई सी के डिफरेंशिएशन से. x बाई सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई सी. और 1 बाई सी से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि c से मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस के. अगेन अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगेन अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन वी गेट, हमको क्या मिलता है? y इज इक्वल्स टू, वी गेट k इज इक्वल्स टू 0. k1 कर देते हैं यहाँ पे, तो k1 इज इक्वल्स टू 0. सो हमारा जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? c cos h x बाई सी. इतना आ जाएगा. और इसी को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन है ये किस किस में रिलेशन है? y और x में रिलेशन है. तो हम इसी को क्या कहते हैं? कि इट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी. ये हमारी क्या है? इक्वेशन है कॉमन कैटेनरी की. कार्टेशियन इक्वेशन कहेंगे इसको. तो आज आपने क्या देखा? आज आपने इंट्रिंसिक इक्वेशन देखी और कार्टेशियन इक्वेशन देखी. इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या थी हमारी? s इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ tan फाइव. और कार्टेशियन इक्वेशन हमारी किस तरह से आई है? y इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ cos हाइपरबोलिक x बाई सी. तो आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आया होगा. कैटेनरी क्या होती है? पॉइंट P
को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक हमारे इंट्रिंसिक तरीके से, जिसमें हम लिए थे s कॉमा फाई। s हमारी उस आर्क की लेंथ थी और फाई हमारा वो एंगल था जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है हॉरिजॉन्टल से जो बना रही होती है, उस टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल का एंगल हमारा फाई था। तो फाई तो s कॉमा फाई से डिनोट करते हैं और पॉइंट P को हम x कॉमा वाई से भी डिनोट करते हैं जब हम कार्टेशियन की बात कर रहे होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। लोएस्ट पॉइंट पे हमने बता दिया कि लोएस्ट पॉइंट पे कैटेनरी के, आप खुद आराम से सोचिए, कैटेनरी के लोएस्ट पॉइंट पे जो हमारा x कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस होगा वो तो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट में तो कुछ चलेगा ही नहीं कैटेनरी, तो x तो 0 हुआ। रही बात y की हाइट की, तो वो हाइट हमारी किसके बराबर हो जाएगी? कैटेनरी के लोएस्ट पॉइंट की हाइट जितने, और उसको हम c से डिनोट करते हैं। लोएस्ट पॉइंट को हम c डैश कहते हैं, लेकिन हम उसकी जो हाइट है यानी वहां तक की जो y है उसको हम किससे? c से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हमने क्या कहा यहाँ पे कि इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल होगा, ये जो हमारा फाई वाला एंगल होगा, यानी उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से वो 0 आएगा। इसका मतलब कि dy बाई dx यानी कि tan फाई भी हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये सारी चीजें थी हमारे इस लोएस्ट पॉइंट की। और इस लोएस्ट पॉइंट को जब भी हम यूज कर, मतलब इस लोएस्ट पॉइंट की बात हम तब करते हैं जब हमको इनिशियल कंडीशन लेनी हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वो इनिशियल कंडीशन ली थी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका और आगे का टॉपिक जो है, मतलब कुछ कह सकते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके रिलेशंस हैं जो कि हम अगले आने वाले लेक्चर में कराएंगे इसको, और उसके बाद हम इसके जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।